ए राहे हक के शहीदों, बारियाबी जो तुम्हारी हो हुजूर मालिक, कहना साथी मेरे कुछ सोखता जा। अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना है, ऐसे तमगों के तलबगार वहाँ और भी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हज़रत टीपू सुल्तान की इस डॉक्यूमेंट्री के पार्ट 8 और एपिसोड 2 में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, अगर आपने इस डॉक्यूमेंट्री के सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का एपिसोड 1 अब तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को एक बार देख लें। ऊपर मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को एक बार देख लें ताकि आपको आगे की कहानी पूरी तरह से समझ आ सके। जैसा कि आप जानते हैं कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की शुरुआत 1780 में हुई थी और इसका मुख्य कारण था अंग्रेज़ों की तरफ से माहे और पांडिचेरी बंदरगाहों पर कब्ज़ा कर लेना। इसके जवाब में हैदर अली ने 80,000 की फ़ौज के साथ कर्नाटक पर हमला कर दिया और ईस्टर्न घाट से होते हुए आरकोट पहुंचकर आरकोट के किले को घेर लिया। बदले में अंग्रेज़ों ने अपनी ख़ास लड़ाकू स्पेशल फोर्सेस के 5,000 सिपाही आरकोट की तरफ रवाना कर दिए। ये 5,000 ब्रिटिश सिपाही गुंटूर से कर्नल विलियम बेली के कमांड में भेजी गई थी, जिनके बारे में कहा जाता था कि इस ब्रिटिश आर्मी की यूनिट को हराना नामुमकिन था। जैसे ही ये खबर हैदर अली को पहुंची कि ब्रिटिश आर्मी का एक ख़ास रेजिमेंट उनके पीछे से हमला करने को आ रहा है, तो हैदर अली ने अपने बेटे शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान को 5,000 सिपाही देकर भेजा और कहा कि तुम्हारी ये जंग दुनिया को आने वाले वक्त में मिसाल बनकर रहेगी। अंग्रेज़ों के गुरूर को मिट्टी में मिला दो और अपने वतन की हिफाजत करो। अपने वालिद का हुक्म पाकर सुल्तान अपने साथ 5,000 सिपाही लेकर रवाना हुए, जिसमें 3,000 घुड़सवार और 2,000 रॉकेट कैवलरी के कुशून सिपाही थे। और 10 सितंबर 1780 को सुल्तान पोलीलूर पहुंच गए, जो कांचीपुरम से थोड़ी ही दूर पे था। पोलीलूर पहुंच के सुल्तान ने चारों तरफ से अंग्रेज़ी फ़ौज को घेर लिया, जिसकी वजह से अंग्रेज़ कहीं भाग नहीं पाए। और अंग्रेज़ी फ़ौज को सरेंडर करने को जब कहा गया तो इसके जवाब में कर्नल बेली ने ईस्ट की तरफ खड़ी हुई सुल्तान की फ़ौज पे गोलियां चलानी शुरू कर दी और अपनी फ़ौज को एक स्क्वायर बना के बीच में से फायरिंग करने लगे। और सुल्तान की रॉकेट कैवलरी, जिसको कुशून्स कहा जाता था, उनको हुक्म मिला सुल्तान की तरफ से कि रॉकेट्स चलाना शुरू करें। और देखते ही देखते चारों तरफ से मौत बनकर सुल्तान के रॉकेट्स बरसने लगे कर्नल बेली और उसकी फ़ौज पे। और उसमें से एक रॉकेट जाके अंग्रेज़ों के बारूद के स्टोरेज पे लग गया, जिसकी वजह से बहुत बड़ा एक धमाका हुआ और अंग्रेज़ हर तरफ अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। ये दुनिया के इतिहास में पहली बार हो रहा था कि रॉकेट टेक्नोलॉजी की यूज़ की गई थी मैदानी जंग में, और इसकी वजह से हज़रत टीपू सुल्तान को फर्स्ट मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। उन रॉकेट्स की आवाज़ और धमाके ऐसे थे कि अंग्रेज़ों की रूह कांप गई और कर्नल बेली और उसकी बची हुई फ़ौज ने सुल्तान के आगे सरेंडर कर दिया, जिसमें कहा जाता है कि 336 ब्रिटिश सोल्जर्स की मौत हुई थी और बाकी सबको गिरफ़्तार कर लिया गया। और कर्नल बेली और उसके सिपाहियों को गिरफ़्तार करके श्रीरंगपट्टनम की एक जेल में भेज दिया गया था, जहां पे कुछ सालों के बाद कर्नल बेली की मौत हो गई। और ये वही जेल है जिसको आज भी आप श्रीरंगपट्टनम में देख सकते हैं, कर्नल बेली डंजन के नाम से। इस पोलीलूर की हार का अंग्रेज़ों पे ऐसा असर हुआ कि कर्नल मुनरो को जब इस शर्मनाक हार का पता चला तो वो हड़बड़ी में अपनी फ़ौज के साथ मद्रास भाग गया और जाते जाते अपने सारे हथियार और तोप गोला बारूद को एक कांचीपुरम के तालाब में फेंक दिया। इस पोलीलूर की ज़बरदस्त जीत से मैसूर फ़ौज में खुशी की लहर दौड़ गई और हैदर अली का सर फ़ख्र से ऊंचा हो गया, क्योंकि टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों को ऐसी हार चखाई थी जो ब्रिटिश एम्पायर कभी भुला नहीं पाएगा। आज भी अगर आप श्रीरंगपट्टनम में अगर आप हज़रत टीपू सुल्तान के समर पैलेस दरिया दौलत में जाते हो तो आप इस पोलीलूर की जंग के पेंटिंग्स वहाँ देख सकते हो, जिनको दीवारों पे बहुत खूबसूरती से बनाया गया है और जो इस जीत का प्रतीक हैं। इस बेमिसाल जीत के बाद हैदर अली चाहते तो मद्रास पे अटैक कर सकते थे, मगर उन्होंने आरकोट पे फ़तह हासिल करना सही समझा, जिसको उन्होंने 3 नवंबर को जीत लिया। मगर हैदर अली के इस फैसले ने ब्रिटिश को वो टाइम दे दिया जिससे वो अपनी फ़ौज को फिर से इकट्ठा करके सर आयरकूट के अंडर में भेजा गया था। और सर आयरकूट की इस फ़ौज ने हैदर अली को चिदम्बरम, पोर्ट नोवो और शोलिंगुर के तीनों इस जंगों में हरा दिया। हैदर अली की इस हार की वजह से हज़रत टीपू सुल्तान को वांडीवाश पे हमला करके वेल्लोर को अपने कब्ज़े में लेना पड़ा।
इसी बीच ब्रिटिश आर्मी के एक कंटिंजेंट ने नागपट्टनम डच आउटपोस्ट पे भी हमला करके नागपट्टनम को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। अब तक हैदर अली समझ चुके थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हराने के लिए उन्हें सारे बंदरगाहों पे कब्ज़ा करना पड़ेगा जहां से अंग्रेज़ों को मदद आती है। और दूसरी तरफ हज़रत टीपू सुल्तान ने कर्नल ब्रायवर्थ को अन्नंगुडी की तंजौर के पास 18 फरवरी को 1782 में बुरी तरह से हरा दिया था और लगभग 2000 ब्रिटिश सिपाहियों को गिरफ्तार करके उनके सारे हथियार रसद के सामान के साथ माल गनीमत में ले लिया था। इस हार का ब्रिटिश आर्मी पे ऐसा असर पड़ा कि वो झिझकने लग गए थे हज़रत टीपू सुल्तान का सामना करने के लिए और उनकी फ़ौज से टकराने के लिए। मगर लगभग तब तक सारा इलाका जिन पे अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया था उसको हज़रत टीपू सुल्तान की फ़ौज ने छुड़वा लिया था। और जब हैदर अली अपनी फ़ौज के साथ चित्तूर में थे, उन्हें एक खबर मिली कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने मद्रास के कमांडर को हटा दिया है क्योंकि वो बार बार फेल हो रहा था और एक नई फ़ौज को बॉम्बे की तरफ से भेजा जा रहा है तेलीचेरी होते हुए मालाबार पर अटैक करने के लिए। हैदर अली ने फिर एक बार अपने जानशीन बेटे टीपू सुल्तान को थोड़ी फ़ौज देकर मालाबार की तरफ रवाना कर दिया। कुछ फोल्कलोर स्टोरीज़ में कहा जाता है कि अपने वालिद से दूर होते हुए हज़रत टीपू सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए थे और वो बार बार मुड़ के अपने वालिद की तरफ देख रहे थे। मालाबार के पास पहुंच के सुल्तान ने अंग्रेज़ों को चारों तरफ से पननी के पास घेर लिया और बस उन पे हमला करके उनसे जीत हासिल करने ही वाले थे कि उनके पास एक ख़बर आई कि नवाब हैदर अली ख़ान का इंतकाल हो गया है। दोस्तों, मैं आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।